प्रिंसिपल सर, टीचर्स, फ्रेंड्स जो भी उपस्थित है, सबको स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की विधि। जैसे कि हम लोग सब जान रहे हैं, गणित का एक तरह से हम लोग काम करते हैं। इसमें कोई भी मैथमेटिक्स का वर्क करते हैं तो कई मेथड से करते हैं। आज हम लोग कम से कम 10 मेथड पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मेथड भी पढ़ेंगे। मेथड है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ने का मेथड है। मेथड से हम लोग मैथमेटिक्स को बनाते हैं जनरली। सबसे पहले शिक्षण विधि क्या है? जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। कोई भी मेथड से यदि एक दूसरे को जो समझाने का तरीका है उसी तरीके को शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक बार तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती है, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती है। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हम लोग रखते हैं, बहुत सारे मेथड को रखते हैं और उसी को व्यापक रूप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। गणित शिक्षण विधि के बहुत सारे प्रकार हैं, लगभग 10 प्रकार का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, जिसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड भी कहते हैं, पीएमआई के द्वारा भी इसको जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। विशेष करके इंटरमीडिएट में कई चैप्टर है जो पीएमआई के द्वारा हम लोग प्रूव करते हैं, जैसे बाइनोमियल्स थ्योरम, जैसे हम लोग करते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर नेचुरल नंबर्स एंड क्यू रूट्स, सबको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम लोग प्रूव भी करते हैं। तो बहुत सारे काम हम लोग मैथमेटिकल मेथड से भी करते हैं और दूसरा मेथड से भी करते हैं। तो आगमन विधि, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड, सिंथेटिक मेथड, लेबोरेटरी मेथड और हॉरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डायग्रामेटिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड, लॉजिकल मेथड, इस तरह से कई तरह का मेथड हम लोग का है जिसके माध्यम से हम लोग मैथमेटिक्स को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। पीएमआई इसी को बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड भी इसको कहते हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है, जिसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन कराते हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये आगमन विधि है। कोई भी विधि का काम हम लोग करते हैं तो जनरली उसमें कुछ गुण भी होता है और कुछ दोष भी होता है। तो आगमन विधि में प्रयुक्त चरण, स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, कुछ स्टेप्स है, जैसे स्टेप सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कोई भी आगमन विधि का काम हम लोग करेंगे तो एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, फिर हम लोग उसको देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, कैसे ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं। उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे हम लोग जनरलाइज करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक स्टेबलाइज किया गया है फॉर्मूला का, S इक्वल टू 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q एंड सो ऑन, NQ तक का हम लोग प्रूव करने की बात करते हैं। तो कई मेथड है। यहाँ पर हम लोग एक देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश किया गया है। तो कोई भी हम लोग एक उदाहरण लेते हैं तो उस उदाहरण के माध्यम से हम लोग उस नियम को बनाते हैं और नियम के बाद हम लोग उसको जनरलाइज करते हैं। उस सामान्य नियम का परीक्षण भी करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट एंड वेरिफिकेशन के बाद उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दोष है और क्या फिर गुण है। तो आगमन विधि के बहुत सारे गुण हैं, आगमन विधि के दोष गुण हैं। इस तरह से है कि एक वैज्ञानिक विधि नहीं है जिसमें बालक में
नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। कोई भी चीज न्यू खोजने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है इस मेथड में। ज्ञात से अज्ञात की ओर कोई भी काम हम लोग करते हैं, कोई भी चीज नोन है उसको अननोन को जानने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। विशेष करके सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों में मूर्त उदाहरण से सामान्य नियम निकालते हैं, जिसमें बालक में जिज्ञासा बनी रहती है। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। कुछ कुछ चीज हम लोग अपने से मेथड को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें से वो स्थायी रूप से बालक में डेवलप कर देता है। बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिसके उनका अधिगम स्थायी रहता है। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। व्यवहार के रूप में भी ये बहुत अधिक लाभप्रद है, लेकिन कुछ दोष भी है। इसमें बनाने में बहुत समय भी लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता रहती है। अधिक कोई भी काम करते हैं समय तो बेसी लगेगा ही, इसलिए ये दोष के अंतर्गत आता है। कम समय में हम लोग इसको जानने में असफल रहता है, इसलिए ये इसका दोष है। एक तरह से अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियम या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत होती है। दूसरे मेथड का आवश्यकता होता है, इसलिए ये दोषपूर्ण बात है। बालक यदि किसी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले तो उसे सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम व समय की जरूरत होती है। कभी कभी होता है मेथड करने के लिए अलग अलग मेथड से दूसरा चीज आ जाता है किसी मिस्टेक्स के कारण, तो उसको खोजने में फिर अधिक समय लगता है। ये इसके दोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट डिडक्टिव मेथड है, निगमन विधि। इस विधि में पहले से स्थापित नियम व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। नियम से उदाहरण की ओर कोई भी काम हम लोग करते हैं, कुछ नियम है जिसे हम लोग जानते हैं। एक मेथड है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट इस तरह से देते हैं। n तक का सम यदि करते हैं तो n × n + 1 / 2 हम लोग एक फार्मूला के रूप में लेते हैं, और उसमें देखते हैं n का वैल्यू अलग अलग स्पेस में पुट करके 1 कभी पुट करते हैं, कभी 2 पुट करते हैं, कभी 3 पुट करते हैं। तो ही हम नियम जो भी दिए हैं उस नियम से हम लोग उदाहरण की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो सब में फिट हो रहा है कि नहीं। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर एवं प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। निगमन विधि के भी कुछ गुण और दोष इसमें भी है। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो सरल तरीके से भी करते हैं और सुविधाजनक स्थिति। ये डिडक्टिव मेथड सरल भी है और सुविधाजनक विधि है। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। ये अपना मेमोरी को डेवलप भी करता है। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि भी है। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग काम करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। बालक तेजी से सीखता है, फार्मूला याद रहता है तो तुरंत बनता है, और नहीं तो वो भूल भी जाता है। तो ये इसके दोष के अंतर्गत फिर आता है। रटने की शक्ति पर बल देती है। कोई भी काम हम लोग फार्मूला रटे हैं तब हम लोग बनता है, नहीं रटे हैं भूल गए हैं तो फिर दोष है इसका। निजी विश्लेषण क्षमता का प्रयोग न करने के कारण मानसिक विकास और कल्पना शक्ति का विकास बाधित होता है, क्योंकि कोई अपना मेथड उसमें है नहीं। क्योंकि फार्मूला लिखते हैं रेडीमेड टाइप का बात है, इसलिए अपना कल्पना शक्ति का विकास थोड़ा सा कम होता है। रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता है। कोई भी चीज हम लोग रटते हैं वो कोई भी चीज स्थायी रूप में नहीं होता है। छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा अनुप्रयुक्त विधि है। ये ठीक विधि नहीं है नीचे क्लास के लिए, क्योंकि फार्मूला वहाँ याद नहीं रहता बच्चा का। फिर एनालिटिकल मेथड, बहुत सारे मेथड है। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्क करते हैं, लीनियर का इक्वेशन निकालने में काम करते हैं, तो ये विश्लेषण विधि एनालिटिकल मेथड का यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। कोई भी चीज अननोन है, मतलब वेरिएबल के रूप में है, उसको हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से ज्ञात की ओर चलते हैं।
माना वैल्यू निकालते हैं। इसका प्रयोग रेखा गणित में, थ्योरम में, सब थ्योरम में कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए प्रयुक्त करते हैं या प्रयुक्त होता है। जैसे इस मेथड का यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल यदि लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो 3 साइड है, 3 साइड को एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं, एक जो बच जाता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक तो एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा, उसी को राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग कर्व नाम बोलते हैं, हाइपोटेनस के नाम से हम लोग जानते हैं। बाकी 2 साइड परपेंडिकुलर एक दूसरे पर होता है, एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस कहते हैं। उसी में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये एक थ्योरम है, ये विश्लेषण विधि के द्वारा हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं। विश्लेषण विधि के गुण, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उसमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल दिया जाता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उसमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है इसके द्वारा। कोई भी विधि, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि विधि में गुण भी है और दोष भी है। इसमें कुछ दोष है, अधिक समय लेने वाली विधि है ये, कुशल अध्यापन की जरूरत होती है, अधिक तर्क शक्ति, सूक्ष्म शक्ति की जरूरत होती है, छोटी कक्षा के बालकों के लिए ये उपयोगी नहीं माना जाता है, अधिक समय लेने वाली विधि संश्लेषित विधि। ये एक मेथड है, बार बार हम लोग बोल रहे थे कि कोई भी इक्वेशन काम करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन विशेष करके एक किताब है, उस किताब को हम लोग पढ़ते हैं तो इस मेथड का बड़ी यूज करते हैं। कोई भी इक्वेशन निकालने में इसी मेथड का ही विशेष करके यूज किया जाता है। और वर्तमान समय में हम लोग जो वैदिक गणित का काम करते हैं उसमें इक्वेशन वगैरह निकालने में बड़ी सहायता प्रदान करता है इस मेथड्स के माध्यम से। हिंदी पढ़ने के क्रम में भी हम लोग देखते हैं कि पहले वर्णमाला सीखा कर तब शब्द का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। ये एक मेथड है, सिंथेसिस मेथड के लिए ये उपयोगी है। हिंदी में भी इसका यूज है और मैथमेटिक्स में विशेष करके यूज है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है ये, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है। कोई भी मेथड, मैथमेटिक्स मेथड में हम लोग जो नोन है उसी के द्वारा अननोन चीज को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। मैथमेटिक्स का विशेष काम यही है, नोन से अननोन की ओर। संश्लेषण विधि के गुण, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या मालूम है यानी रेडियस मालूम है तो उसका एरिया हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग एक फार्मूला यूज किए थे, उसी फार्मूला के आधार पर यहाँ पर सर्किल वाला फार्मूला यूज करना है तो उसका एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग मेथड को जानेंगे, फार्मूला को जानेंगे तभी पुट कर सकते हैं। इसमें भी वही बात है, अननोन है एरिया लेकिन नोन यहाँ पर वैल्यू है रेडियस, रेडियस के माध्यम से यानी नोन के माध्यम से उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करके पाई का वैल्यू हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 3.14 या 22/7 हम लोग पुट करते हैं और पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ पर 9 है। आर स्क्वायर जब भी करेंगे तो 9 को 9 के साथ प्रोडक्ट कर दिए, उसको पाई से प्रोडक्ट कर दिए यानी 81 पाई के रूप में हम लोग उसका रिजल्ट लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे उसका यूनिट स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि एरिया जब भी निकालेंगे तो कोई भी चीज का यूनिट जो भी रहेगा उसका स्क्वायर के रूप में लिखते हैं।
ये सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है क्योंकि फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट बैठाते हैं और वैल्यू पुट करने से जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आजकल तो आ गया कंप्यूटर, लैपटॉप तरह तरह का है, वैल्यू बैठाते हैं और तुरंत हम लोग का परिणाम प्राप्त हो जाता है। समस्या का समाधान तीव्रता से निकल पाता है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है। ज्यादातर गणितीय समस्या का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। संश्लेषण मेथड का यूज हम लोग करते हैं। कुछ दोष है, हर एक चीज में गुण और दोष है, फिर इसमें भी कुछ दोष है कि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिसमें अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होती है या होता है। नवीन ज्ञान तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है, अर्थात इसके विकास में सहयोग नहीं करती है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, अर्थात जब तक सूत्र याद है तभी तक समस्या का हल निकाला जा सकता है। सूत्र याद नहीं है तो हम लोग हल नहीं निकाल पाते हैं। छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का ह्रास करती है क्योंकि वो याद नहीं कर पाता फॉर्मूला, इसलिए उसका चिंतन ह्रास हो जाता है। फिर अभी वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी मेथड, लैब मेथड से हम लोग काम करते हैं। अभी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज तरह तरह के जो हम लोग काम करते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग यदि प्रूव करेंगे लेबोरेटरी में तो किस मेथड से यूज करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको लेबोरेटरी मेथड, मतलब लैब में हम लोग काम करते हैं। इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम हम लोग देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, एक साइड को ए से, एक साइड को बी से और एक साइड को हम लोग सी से देख रहे हैं। हाइपोटेनस यहाँ सी है, परपेंडिकुलर बेस जो देख रहे हैं ए और बी के रूप में है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ही था कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को लेबोरेटरी मेथड से। और खाली पाइथागोरस थ्योरम को ही नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें थेल्स थ्योरम ये सब को भी हम लोग लेबोरेटरी मेथड से प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, प्रयोगशाला विधि के गुण, ये रुचिकर विधि है क्योंकि हम लोग कोई भी चीज एक्टिविटीज के माध्यम से करते हैं तो बहुत अधिक रुचि करती है। स्थायी अधिगम का स्रोत है, कोई भी काम हम लोग करते हैं, देखते हैं तो समझ पाते हैं और वह स्थायी रूप होता है। तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, तरह तरह का विकास इसके चलते होता है। फिर हॉरिस्टिक मेथड है अनुसंधान विधि। कोई भी काम करते हैं तो अनुसंधान के आधार पर, खोज के आधार पर हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे लॉजिकल स्टिक्स लगा हुआ जहां तहां, तो उसको सेटिंग करना पड़ता है कि किसको कहां पर लगाएंगे तो मेरा फिट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग किसके साथ किसका सेटिंग करेंगे, इसको हम लोग हॉरिस्टिक मेथड का यूज हम लोग बोलते हैं। बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य तथा सिद्धांत की खोज करना ही अनुसंधान विधि है। कोई भी चीज नया हम यदि कर पाते हैं सेटिंग करने के आधार पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ये इसके साथ सेट होगा, वो उसके साथ सेट होगा, तो उसको हम लोग अनुसंधान मेथड कहते हैं। फिर कोई भी काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या का समाधान विधि। एक दूसरे से बातचीत करके भी हम लोग बहुत सारे चीज को सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ रखेंगे तो हम लोग का बड़ी आसानी से काम होगा, जिसको हम लोग एडहॉक मेथड के नाम से भी जानते हैं। किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि तथा एडहॉक विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकालना संभव होता है। कोई भी चीज हम लोग काम करते हैं तो एडहॉक मतलब अस्थायी रूप में हम लोग बहुत सारी चीज करते हैं कि ये आज कर लो, कल से इसको नहीं करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का ये एक मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के नाम से इसको जानते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड में से ये एक मेथड है। इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है।
तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजनपूर्ण कार्य किए जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो प्रोजेक्ट हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे हम लोग अभी प्रोजेक्ट दिए थे रामानुजम पर, तो रामानुजम पर बहुत सारे लोग क्या किया, नेट से खरीद लिया, कोई किताब से अपना देख लिया, तरह तरह से अलग अलग जगह से उसको कलेक्शन करता है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट मेथड का नाम देते हैं। ये बहुत प्रचलन में है। लेक्चर मेथड, कोई भी काम करते हैं लेक्चर बड़ी हम लोग देते हैं कहीं भी, विशेष करके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इस सब में बहुत अधिक इसका यूज है। हिंदी में, इंग्लिश में ये विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने लेक्चर के द्वारा, व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक समूह को उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। कोई भी परिचय कराने का काम लेक्चर मेथड से ही किया जाता है विशेष करके। उसके बाद है डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि। इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये 10 मेथड है। इसके अलावा बहुत सारे और मेथड है, जिसमें एक मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, विशेष करके 9, 10, 11, 12 में भी है कि √2, √3, √4 बोल रहे हैं, √5, √7, इस तरह से तरह तरह का बहुत सारे नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इरेशनल नंबर है। तो डायरेक्ट वे से इसको हम लोग प्रूव नहीं करते हैं। जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है कंट्राडिक्शन मेथड, उल्टा मेथड। बोलते हैं कुछ, उसके बाद हम लोग रिजल्ट आ जाता है कुछ, लास्ट में बोलते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो गलत है, इसका उल्टा वाला सही है। पहले से लेके चलते हैं, जो चीज प्रूव करना है उसको नहीं लेकर चलते हैं, उसका उल्टा चीज लेकर के चलते हैं। लास्ट में हम लोग बोलते हैं कि जो रिजल्ट आया है अंतिम में ये हो नहीं सकता है, तो फिर उसका उल्टा हम लोग फिर रिजल्ट को मानते हैं। तो इस तरह का मेथड को कंट्राडिक्शन मेथड के नाम से बोलते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, जिसमें एक ग्राफिकली मेथड है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ का बड़ी यूज करते हैं हम लोग, तो वही एक मेथड है जिसको हम लोग ग्राफिकली मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे डायग्राम हम लोग बना देते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग एक दूसरे को मेथड्स के माध्यम से समझा सकते हैं, जिसको हम लोग डायग्रामेटिक मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तर्क शक्ति के आधार पर कोई भी काम हम लोग करते हैं, लास्ट में हम लोग बोलते हैं, विशेष करके लॉजिक एक सब्जेक्ट है, लॉजिकल मेथड से भी हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं और उससे हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि ये सत्य है या यह असत्य है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। तरह तरह का वर्क हम लोग करते हैं। लॉजिकल मेथड से भी हम लोग कोई भी चीज को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।